हेलो स्टूडेंट्स, तो एम कुमार सर फिर एक बार हाजिर हो गए हैं न्यू लेक्चर के साथ। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो है हम लोग कहाँ तक पहुँचे, आप लोग को तो पता होगा, पढ़ाई लिखाई करते होंगे। तो अगर घर पर आप लोग पढ़ते होंगे तो पता होगा ना कहाँ तक हुआ है, हैं? तो हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वाले लेक्चर में वांट ऑफ गुणा तक हम पहुँचे थे, वांट ऑफ गुणक, ठीक है। इसको आई से सूचित किया जाता था। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आदर्श और अनआदर्श विलयन। आज के लेक्चर में आदर्श और अनआदर्श विलयन देखेंगे आप, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा नियम है, राउल्ट नियम, उसको पहले हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले, और मन लगा करके घर पर मेहनत कीजिए, अच्छा से सभी लेक्चर देखते हुए अपना नोट्स बनाइए, सेपरेट नोट्स होना चाहिए, और दिन भर आप लोग मजे से पढ़ते रहिए, तब ना कुछ हो पाएगा। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं राउल्ट का आंशिक दाब नियम। पहले आंशिक दाब जानेंगे, उसके बाद आदर्श और अनादर्श विलयन समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लिखिए, आंशिक दाब के लिए हेडिंग है आंशिक दाब के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट्स लॉ फॉर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। देखिए आंशिक दाब के लिए राउल्ट साहब क्या बोले हुए थे, ठीक। आंशिक दाब का मतलब समझ लीजिए कि आंशिक दाब होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये लिए हैं, ये विलयन है, इस विलयन में ए और बी ये दो घटक है, ए और बी दो घटक है। तो ए का कुछ, जैसे मान लीजिए कि ए और बी जो है इसमें दो घटक है, तो ए के द्वारा कुछ दाब लगेगा, बी के द्वारा भी कुछ दाब लगेगा, तो उसके द्वारा जो दाब लगता है ना उसको हम आंशिक दाब बोलेंगे। जैसे ए के द्वारा जो दाब लगेगा हम बोलेंगे वो ए का आंशिक दाब है, बी के द्वारा जो आंशिक दाब लगेगा उसको हम बोलेंगे बी का आंशिक दाब है, और दोनों को हम जोड़ देंगे तो बोल देंगे वो विलयन का टोटल दाब हो जाएगा। समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक गाड़ी है, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उसको धक्का देने के लिए लोग जो है 5-6 लोग लगे हैं, ठीक। तो 5-6 लोग लगे हैं, तो किसी एक आदमी के द्वारा जो उस पर बल लगेगा उसको हम कहेंगे उस आदमी का आंशिक बल है, और सभी लोगों के आंशिक बल को अगर हम जोड़ देंगे तो बोलेंगे उस गाड़ी पर लगने वाला कुल बल है। आया समझ में। तो ये साहब जी जो नियम दिए हैं वो आंशिक दाब के लिए नियम दिए हैं। जैसे विलयन में ए और बी दो घटक है, तो ए का आंशिक दाब हम कैसे निकालेंगे, बी का आंशिक दाब हम कैसे निकालेंगे, ये राउल्ट साहब बोले हैं, ठीक है। चलिए तो समझाने के लिए था, ये मिटाएंगे हम। चलिए अच्छा से फिगर पर ध्यान देंगे हम जो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि भाई राउल्ट का जो नियम है वो इसी से संबंधित है। देखिए इसमें एक हम ले रहे हैं शुद्ध विलायक, क्या ले रहे हैं बोलो, शुद्ध विलायक ए कोई नाम ऐसे दे दिए हैं, शुद्ध विलायक ए है। इस विलायक का वाष्प दाब P0 A है, P0 A इसका वाष्प दाब। एक हम दूसरा शुद्ध विलायक ले रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, यह भी जो है ना वह शुद्ध विलायक है,
ये क्या है, शुद्ध विलायक B, और इसका वाष्प दाब P0B है। क्लियर। अब ये शुद्ध विलायक A शुद्ध विलायक B दोनों को एक में मिला रहा है, तो जब दोनों को भाई एक में मिला दिया तो अब तो ये विलयन ना बन जाएगा। अब ये क्या हो गया, विलयन है। किसका विलयन है, तो A प्लस B का। तो ध्यान दीजिएगा, शुद्ध विलायक A शुद्ध विलायक B जब दोनों को मिला दिया तो ये क्या हो गया, विलयन हो गया। तब विलयन में आपको पता है कि विलायक होता है और विलेय होता है। तो जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको क्या बोलेंगे हम, जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको विलायक बोलेंगे। तो हम मान लेते हैं इसी तरह से कि A इसमें ज्यादा है, आप B को भी मान सकते हैं। हम मानते हैं कि A जो है ना इसमें ज्यादा मात्रा में है, तो ज्यादा मात्रा में है तो हम क्या इसको बोलेंगे कि A विलायक है और B क्या है, बोलो, विलेय है। क्लियर। इस विलयन में A का मोल प्रभाज XA है, B का मोल प्रभाज XB है। देखते जना, अभी समझा रहे हैं, लिखवाना बाकी है अभी। ठीक, ये हो गया। अब देखिए राउल्ट साहब क्या बोले हुए थे। ये बोले थे साहब जी कि किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित अवयव का आंशिक दाब, जैसे मान लीजिए कि A और B दोनों है, तो A का आपको आंशिक दाब चाहिए। तो देखिए साहब जी क्या बोले थे, किसी विलयन में उपस्थित अवयव का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे A का आपको आंशिक दाब चाहिए, तो ये साहब जी बोले थे कि A का आंशिक दाब तो उसका मोल प्रभाज, ठीक है, और शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ये साहब जी बोले थे। ठीक है। अगर आप चाहते हैं B का आंशिक दाब, तो ये बोले थे कि अगर B का चाहिए तो B का मोल प्रभाज और शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमको ये बताइए, A का आंशिक दाब ये है, B का आंशिक दाब ये है, तो क्या हम नहीं कह सकते हैं, कहेगा कि विलयन का आंशिक दाब बताओ, विलयन का दाब बताओ, तब विलयन के क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे। नहीं, A का आंशिक दाब है, B का आंशिक दाब, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ गया, विलयन का ना दाब आएगा। तो हम कह सकते हैं विलयन, देखो PSS मतलब सॉल्यूशन, विलयन का आंशिक दाब लिख सकते हैं A का आंशिक दाब प्लस बोलो B का आंशिक दाब। यहां से हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे कि विलयन का वाष्प दाब इक्वल टू बोलो A का आंशिक दाब। तो हम लिखेंगे, ये समझ में आ रहा है कुछ कि सब बाउंस कर रहा है, ये बोले थे साहब जी। ठीक, अब इनके नियम को हम लोग लिखेंगे। तो पहले आप लोग अगर उतार लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं उतारे हैं तो पहले हम जो बोल रहे हैं उसको लिखिए और तब आप इसको उतारिएगा। ठीक, लिखिए। तो हम जो बोल रहे हैं धीरे धीरे बोलेंगे, आराम से आप लोग अच्छा से लिखिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए जब पढ़ने बैठते हैं तो, ठीक है ना। लिखिए, राउल्ट के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित
अवयव का किसी बिलियन में उपस्थित अवयव का आंशिक दाब उसके मोल पर भाज तथा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है? समझ गए हैं? चलिए, इतना सारा चीज जानने के बाद आप लोग इसको लिख लेंगे अच्छे से। ये सब फिगर बना दे रहे हैं। देखिए, आदर्श और अनादर्श विलयन अब स्टार्ट होगा और यही इसमें आएगा। इसलिए आप लोग को पता होना चाहिए कि राउल्ट साहब ए का आंशिक दाब कैसे निकाले हैं, बी का आंशिक दाब कैसे निकाले हैं, दोनों को हम जोड़ देंगे तो विलयन का दाब आ जाएगा। ठीक, इस तरह से हम निकाल दिए हैं। चलिए, अब हम स्टार्ट करेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन। इसी से संबंधित है महाशय लोग, इसलिए आप लोग को ये समझ में आना चाहिए राउल्ट का नियम, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। जो बात हम बोल दे रहे हैं भाई। चलो, तो हेडिंग लिखिए आदर्श तथा अनादर्श विलयन। आदर्श तथा अनादर्श विलयन। आइडियल एंड, समझते चलिएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल। आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, समझे? तो सबसे पहले आपको पता है क्या ना, आदर्श विलयन स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़े से इंटरवल के बाद देखिएगा। पहले अभी जो बोले थे एक बार फिर से बता दे रहे हैं। जैसे देखो, अभी आपको क्या बोले थे कि यह विलयन है किसका, तो ये विलयन है ए और बी का। ये भी आपको बोले थे कि इस विलयन में ए का मोल पर भाज एक्स ए, बी का मोल पर भाज एक्स बी, ठीक है ना। इसके बाद बोलो, क्या बोले थे आपको कि विलयन का बोलो क्या होगा, विलयन का आंशिक दाब। यह भी बता दे, फिर से बता दें कि ए का आंशिक दाब ये साहब जी बोले थे ये, बी का आंशिक दाब निकालना है तो उसका मोल पर भाज और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, यही ना। तो पीएस बराबर बोल दो क्या होगा, ध्यान देते रहना। पीएस बराबर क्या होगा, ए का आंशिक दाब बी का आंशिक दाब, दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या अभी आपको हम यही ना बताए थे, बोलो, नहीं बोलेगा काहे जी, समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्लियर? ये बताए थे राहुल साहब। अब देखो, आदर्श विलयन हम स्टार्ट करेंगे। आदर्श विलयन हम स्टार्ट करने वाले हैं जी। कौन सा विलयन? आदर्श विलयन। एकदम माइंड में सेट करते चलिए। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। देखो क्या होता है,
किसी भी विलयन का वाष्प दाब आप राउल्ट साहब के नियम से आप निकालेंगे तो ये आएगा, ए का आंशिक दाब ये, बी का आंशिक दाब ये, और जब पूछेगा कि विलयन का बताइए तो दोनों के आंशिक दाब को हम जोड़ देंगे तो विलयन का दाब टोटल आ जाएगा। नहीं, अब क्या करो कि इस विलयन का वाष्प दाब प्रयोग करके निकालो, प्रयोग एक्सपेरिमेंट करके। क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना। ये तो राउल्ट के नियम से ना है, ये विलयन का वाष्प दाब है ये। अब इस विलयन का एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट प्रयोग के द्वारा इस विलयन का वाष्प दाब निकालो। अगर विलयन का जो प्रयोग के द्वारा वाष्प दाब निकाल रहे हैं अगर राउल्ट साहब के वाष्प दाब के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि विलयन आदर्श विलयन है। समझ रहे हो? अगर इसका प्रयोग किया हुआ वाष्प दाब राउल्ट साहब के वाष्प दाब से कम हो या फिर ज्यादा हो तो उसको हम बोलेंगे अनादर्श विलयन। बस खत्म। क्लियर? चलिए तो आते हैं सबसे पहले हम किसमें? आदर्श विलयन में, जिसमें आपको बताया जाएगा क्या कि राउल्ट साहब के अनुसार विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, तो ए का आंशिक दाब प्लस बी का आंशिक दाब। अब क्या करो, तुम प्रयोग करो। तो प्रयोग देखा गया करके P समझ लीजिएगा, P प्रेक्षित लिख देते हैं। P प्रेक्षित मतलब प्रयोग के द्वारा, या ज्यादा अगर दिखा होता P प्रायोगिक लिख दो वो भी चलेगा। वो क्या होता है कि अगर राउल्ट साहब के बराबर आ गया, मतलब कि देखा गया कि इन्हीं के बराबर आ गया है, तो हम क्या बोलेंगे? उसको आदर्श विलयन बोलेंगे। कोई दिक्कत इसमें है? नहीं है? तो आप यहां पर आदर्श विलयन का परिभाषा लिखिए। परीक्षा में आता है, बोर्ड के एग्जाम में आदर्श अनादर्श विलयन का परिभाषा लिखने के लिए आएगा, इसलिए आप लोग माइंड में सेट रखिएगा इसका परिभाषा। देखो परिभाषा क्या है, एकदम बिल्कुल इजी है जी। वे विलयन जो किसी भी ताप पर और किसी भी सांद्रता पर राउल्ट साहब के नियम को पालन करता है तो वैसे विलयन को हम आदर्श विलयन कहेंगे, और वैसा विलयन जो राउल्ट साहब के नियम को पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक, चलिए पहले हम चलते हैं इसमें। लिखिए तो इसमें वे विलयन जो ताप और सांद्रता की किसी भी परिस्थिति में राउल्ट के नियम को पालन करते हैं, राउल्ट के नियम को पालन करते हैं तथा जिनके बनने पर आयतन और एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
आयतन तथा इंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आयतन और इंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्लियर है? अब देखो एक नया वर्ड आया है, क्या? आयतन और इंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कह रहा है, देखिए क्या इसमें समझ लीजिएगा। आदर्श विलयन में कह रहा है कि इंथैल्पी में और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आओ देखो इसमें, जैसे समझ लो, मिटाएंगे इसको तुरंत। ये ए है और ये क्या लिए थे? बी लिए थे। मान लीजिए कि ये 2 लीटर है, ये 3 लीटर है, और जब दोनों को हम एक में मिला देंगे A + B, तो क्या आप बता सकते हैं कितना लीटर होगा? कितना लीटर? तो कहेंगे सर इसमें क्या है, ये 2 लीटर है, ये 3 लीटर, दोनों को मिलाएंगे तो होगा 5 लीटर। यही ना बोलेंगे आप? यही तो बोलिए, क्या आयतन में परिवर्तन हो गया? नहीं परिवर्तन हुआ है। 2 + 3, इधर भी 5 था, मिलाने के बाद भी 5। तो वही बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि आयतन में चेंज डेल्टा भी, समझ रहे हो ना? इतना समझ में आना चाहिए जी। डेल्टा भी क्या होगा? 0 होगा। समझ रहे हो? अब देखो क्या आ रहा है, क्या इसमें समझ में आ रहा है कुछ ना? हम इतना ही बोले हैं कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आयतन में परिवर्तन हो गया तो अनादर्श विलयन हो जाएगा। एक सर ऐसा भी होता है कि हाँ होगा। देखिएगा, ये 2 लीटर है, ये 3 लीटर है, कितना होगा? 5। तो अगर 5 ही आया तो आदर्श हो गया। अगर 5 से ज्यादा हो गया, 6 लीटर, 7 लीटर, तो अनादर्श होगा। 5 से कम भी हो सकता है, 4 लीटर, 3 लीटर हो सकता है, होना चाहिए था 5, हो जाएगा 3 लीटर, तो वह भी कहलाएगा अनादर्श विलयन। बताएंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। अनादर्श विलयन 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक विचलन करने वाला और एक होता है ऋणात्मक विचलन करने वाला। समझ रहे हो? धनात्मक विचलन करने वाला में क्या होगा कि आयतन बढ़ जाएगा, 5 है ना, तो 5 ले ज्यादा हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे अनादर्श विलयन है। लेकिन कौन सा? धनात्मक विचलन करने वाला। एक होता है अगर 3 × 2 = 5 घट गया, 3 लीटर हो गया, 2 लीटर हो गया, तो वह भी कहलाएगा अनादर्श विलयन। लेकिन कौन सा विलयन? कौन सा विलयन? ऋणात्मक विचलन करने वाला अनादर्श विलयन। क्लियर है ना? तो चलिए, खैर वहां भी नहीं जाना है, अभी यहां पर आना है। कह रहा है कि आयतन में परिवर्तन 0 होता है, और इसके बाद कह रहा है कि एंथैल्पी में भी परिवर्तन क्या होता है? 0 होता है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये एंथैल्पी होता क्या है? तो 11th क्लास में पढ़े होंगे ना? 11th क्लास में आप लोग पढ़ाई किए होंगे, उसी में था एंथैल्पी क्या होता है। तो पढ़े तो है नहीं 11th में। देखिए एंथैल्पी क्या होता है। एंथैल्पी होता है ऊष्मा। एंथैल्पी ऊष्मा को कहा जाता है। जैसे देखो तो ये कोई अभिक्रिया से हम बता रहे हैं, ए है, ये बना बी। क्लियर? इसका जो एंथैल्पी है, ऊष्मा, तापमान भी बोल सकते हैं आप, तो इसका मान लेते हैं ऊष्मा जो है वो 30 किलो कैलोरी है, और इसका जो ऊष्मा है वह 30 किलो कैलोरी है। तो बोलो, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें एंथैल्पी में परिवर्तन बताओ, डेल्टा H, तो डेल्टा H एंथैल्पी में परिवर्तन, तो जितना था होता है क्या अंतिम, अब माइनस होता है शुरू वाला। तो इसमें क्या करेंगे कि 30 अब -30 कितना आएगा जी? 0। कहने का मतलब ये है
कि आदर्श विलयन में डेल्टा एच जो होता है ना, इंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है, यानी कि उसमें ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है ना? सब कुछ माइंड में सेट करते चलिएगा, मेरा दोष मत दीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो अपना दोष दीजिएगा। ये हो गया। और एक और है कि आदर्श विलयन में अंतराणविक बल जो होता है ना, वो भी आप लोग लिख लेंगे। और एक नंबर ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, अंतराणविक बल। और अंतराणविक बल जो होता है देख लीजिएगा, ये क्या था? विलायक था। तो अंतराणविक बल क्या होता है? तो विलायक के बीच में लगने वाला आकर्षित बल बराबर होता है विलेय के बीच में लगने वाला आकर्षित बल, और ये बराबर होता है विलायक और विलेय के बीच में लगने वाला आकर्षित बल। बहुत सारे में तो यही पूछता है, एक ऑब्जेक्टिव में यही पूछ देगा, समझ रहे ना? तो ये खत्म। अब आप आएंगे, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको इसमें यही बताया गया कि जो ताप और सांद्रता के किसी भी परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। इसके बाद आपको बताया गया कि आदर्श विलयन में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता। इंथैल्पी मतलब ऊष्मा में। पहले मान लो कि उसका ऊष्मा जो है 30 किलो कैलोरी है, तो मिलाने के बाद भी 30 किलो कैलोरी रहेगा उसका ऊष्मा, बढ़ेगा ना घटेगा, समझ रहे हो? तो हम डेल्टा एच 0 कर दिए। क्लियर? एक एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे, उदाहरण, क्योंकि भाई उदाहरण भी आता है। उदाहरण आप लोग लिखेंगे, जल्दी से थोड़ा कीजिए, थोड़ा सा अपने स्पीड को बढ़ाइए। जैसे देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा कि आदर्श विलयन जो है वह दुनिया में बनाना संभव नहीं है। मतलब कि वैसा विलयन जो 100% आदर्श विलयन है, यह दुनिया में संभव है ही नहीं। लेकिन कुछ विलयन जो है ना, आदर्श विलयन के बहुत ही नजदीक होते हैं, इसलिए लोग बोल दिए कि वह आदर्श विलयन है। क्लियर ना? ऐसे ही आदर्श विलयन 100% बनाना संभव नहीं है। कुछ विलयन है जो आदर्श विलयन के नजदीक होते हैं, आइए उनको हम लिखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है बेंजीन टोलिन। बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता होगा, टोलिन का फॉर्मूला पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, हम आपको बताएंगे। कहाँ पर? तो जब नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ पर बताएंगे। नंबर सेकेंड है, देखिए क्या, इथाइल क्लोराइड। और बोलिए इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल समझते हैं, C2H5, ये इथाइल है, और क्लोराइड है तो Cl कर दीजिएगा, प्लस देखो C2H5 इथाइल और Br है तो ब्रोमाइड कर दीजिए, हो गया। नंबर थर्ड एग्जाम्पल है हेक्सेन। हेक्सेन पढ़े हैं ना, 1 कार्बन को मीथेन, 2 को इथेन, 3 को प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन, है ना, 5 कार्बन तो पेंटेन, 6 कार्बन तो हेक्सेन, है। तो हेक्सेन प्लस बोलो हेप्टेन। खत्म, मेरा काम खत्म हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद मेथेनॉल प्लस बोलो एथेनॉल, CH3OH, एंड ये होता है इथेनॉल, है ना, तो C2H5OH, ये मिथेनॉल होता है।
ये पॉइजन में होता है, जहर में। जहर में मिथेनॉल होता है, और ये इथाइल अल्कोहल कहाँ होता है? वाइन में, शराब में। अगर आप शराब पीते होंगे तो उसमें इथाइल अल्कोहल, और अगर आप पॉइजन खाएंगे तो उसमें मिथेनॉल होता है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, तो उदाहरण इतना ही है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएगा 1 मार्क्स में, तो इसी में से कोई एग्जाम्पल देगा, समझ रहे ना? पूछेगा इसमें आदर्श विलयन का उदाहरण कौन है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आ रहे हैं हम अनादर्श विलयन। इतना सारा चीज जानने के बाद हम किस में इंटर करेंगे? बोलो, अनादर्श विलयन में। तो अगला हेडिंग क्या है? अनादर्श विलयन समझे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझे कि नहीं समझे? घर में कुछ कुछ पढ़ाई लिखाई हो रहा है, तब पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है तो कीजिए भाई, समझे? चलिए, आप लोग नहीं पढ़ाई करेंगे तो मेरा जो काम है वो तो करेंगे ना। चलिए लिखिए, यहाँ पर बता दिए हैं वे विलयन जो राउल्ट के नियम को पालन नहीं करते हैं। खत्म? लिखो, वे विलयन जो राउल्ट के नियम को, पालन नहीं करते हैं, जो राउल्ट के नियम को पालन नहीं करते हैं, तथा जिनके आयतन तथा जिनके आयतन और इंथैल्पी में परिवर्तन होता है, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। क्लियर? आ गया? चलिए अब देखेंगे अनादर्श विलयन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? बोलो ना जी। काहे जी? मन नहीं कर रहा है? कैसे अब आप लोग को पढ़ाएं? बोलिए। अनादर्श विलयन का प्रकार। आइए फर्स्ट नंबर में देखते हैं, मेरे साथ आप लोग बने रहिए बस। पहला है धनात्मक विचलन करने वाला अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, समझे? धनात्मक विचलन करने वाला अनादर्श विलयन। तो देखो, इसमें बताएंगे, नाम ही से धनात्मक, इसमें बताएंगे कि वैसा अनादर्श विलयन जिसमें उपस्थित अवयव का आंशिक दाब राउल्ट साहब के आंशिक दाब से अधिक होता है। नहीं समझे? देखो, जैसे राउल्ट साहब देखो क्या बोले थे। राउल्ट साहब क्या बोले थे कि किसी भी अवयव का आंशिक दाब
उसके मोल प्रभाज और शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। नहीं, ये राउल्ट साहब के अनुसार है। लेकिन जब प्रयोग किया गया तो देखा गया कि भाई राउल्ट साहब से तो ज्यादा आ रहा है, तो वैसे विलयन को क्या बोल दिया? धनात्मक विचलन करने वाला अनादर्श विलयन। राउल्ट साहब के आंशिक दाब से जो प्रयोग किया हुआ आंशिक दाब है ना, वो ज्यादा आएगा, तो क्या बोलेंगे उसको? धनात्मक विचलन करने वाला। क्लियर ना? तो इसमें आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर आप लोग लिख दीजिए ए का आंशिक दाब ये बड़ा होगा किससे? तो जो राउल्ट साहब का नियम था उनसे। अब बी का आंशिक दाब है तो ये ग्रेटर देन होगा किससे जी? तो जो राउल्ट साहब का नियम है उस महाशय से। कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। चलो लिखो इसमें, वे अनादर्श विलयन, वे अनादर्श विलयन, वे अनादर्श विलयन जिसमें प्रत्येक अवयव का, जिसमें प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, आंशिक दाब राउल्ट नियम के, राउल्ट नियम के आंशिक दाब से, आंशिक दाब से अधिक होता है, अधिक होता है तथा आयतन परिवर्तन, तथा आयतन परिवर्तन और एंथैल्पी परिवर्तन, आयतन परिवर्तन तथा एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक विचलन करने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। धनात्मक विचलन करने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए तो आप देखिए इसका उदाहरण देखिए। ठीक, जल्दी से इसका उदाहरण आप लोग देखिए। समझ रहे हैं क्या कर रहा है ना? ये कह रहा है कि उसमें आयतन परिवर्तन क्या होगा? धनात्मक होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आयतन परिवर्तन है ना डेल्टा भी, वह क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। समझ रहे हैं? डेल्टा एच क्या होगा? तो वह भी जो है 0 से बड़ा होगा, धनात्मक होगा। समझे? आयतन में परिवर्तन धनात्मक, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? कुछ 2 और 3 मिलाएंगे 5 लीटर हो जाएगा 6 लीटर। समझ रहे हैं? तो आयतन में परिवर्तन क्या होगा? 5, 6 और -5 1, तो धनात्मक ना होगा, बढ़ गया ना। उसी तरह से ये है ऊष्मा में परिवर्तन। समझ रहे हैं? जैसे देखो ए है, ये बी है, इसका है 30 और इसका है 40। क्या होगा? 30 से 40 ज्यादा है ना। तो अगर आपसे पूछेगा कि डेल्टा एच बताओ तो कहना कि
अंतिम वाला माइनस होता है शुरू वाला, कितना आएगा +10, तो नहीं आया डेल्टा एच प्लस में, वहीं तो कह रहा है कि बढ़ जाएगा। देखो 30 से 40 तो बढ़ गया, तो डेल्टा एच क्या हो गया प्लस में आ गया। वहीं यहाँ बोल रहे हैं कि बढ़ जाएगा पहले से, तो डेल्टा एच क्या होगा प्लस में आएगा, 0 से बड़ा। क्लियर? चलिए आप देखेंगे इसका जल्दी से थोड़ा सा उदाहरण देखिए, जैसे जल्दी से कीजिए इसका भी जैसे देखिए, पहला नंबर CH3OH प्लस H2O, ये मिथनॉल है, पता होना चाहिए। नंबर सेकेंड, इसके बाद है C2H5OH प्लस बोलो H2O, हो गया। नंबर थ्री क्या है, तो नंबर 3 एसीटोन है, और क्या है ईथर है, समझे? तो ये उदाहरण आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आ रहे हैं हम ऋणात्मक विचलन करने वाले अनादर्श विलयन में, ठीक, ऋणात्मक विचलन करने वाले अनादर्श विलयन में, ठीक। तो जल्दी आप हेडिंग लिखेंगे, ऋणात्मक विचलन करने वाले अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलन करने वाले अनादर्श विलयन, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें जो है आयतन क्या होगा घट जाएगा, यही ना है। तो आप लोग इसमें लिखना होगा तो लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि राउल्ट साहब का जो आंशिक दाब था वह क्या हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा, XA/P0A। ये जो है आंशिक दाब क्या है, राउल्ट के नियम के अनुसार है, ये A का आंशिक दाब ये, लेकिन जब प्रयोग किया गया तो देखा गया कि उस महाशय से क्या आ रहा है, प्रयोग वाला कम आ रहा था। B का आंशिक दाब तो राउल्ट साहब से क्या हो रहा था, कम आ रहा था, समझे? चलो लिखिए जल्दी से। वे विलयन जिनमें प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब राउल्ट नियम के आंशिक दाब से, राउल्ट नियम के आंशिक दाब से कम होता है तथा आयतन परिवर्तन और एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक विचलन करने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ऋणात्मक विचलन करने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इसमें जो क्या है कि आयतन जो है ना वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, समझ रहे हैं, घट जाएगा पहले से।
होना चाहिए था 5 लीटर, हो जाएगा 3 लीटर, तो उसमें घट जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम कि आयतन में जो परिवर्तन है ना वो निगेटिव में जाएगा, और ये डेल्टा एच भी क्या होगा, यह भी निगेटिव में जाएगा, ऋणात्मक होगा। क्लियर है? ऐसा होता क्यों है? तो देखो ऐसा होता क्या है, ऐसा होता है अंतराणविक बल से। आइए देखते हैं ऐसा ये आयतन जो है क्यों घट जाता है, यही नहीं देखना है। तो देखो अंतराणविक बल, इसमें होता है ना कि विलायक और विलेय के बीच में जो लगने वाला बल है, विलायक और विलेय के बीच में लगने वाला बल, वह ज्यादा होता है विलायक से और विलेय, मतलब कि दोनों के अंतराणविक बल से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हमको ये बताओ पहले तुम कि 2 हम बिलियन ले रहे हैं, चलो मान लेते हैं, सुनते जाना, ये बिलियन 1 है और ये बिलियन 2 है, ठीक है। जिसमें अंतराणविक बल अगर बढ़ जाएगा तो उसका बताए थे वाष्प दाब घट जाएगा। इसमें भी बात वही है, कह रहा है कि ए और बी का जो बीच में लगने वाला अंतराणविक बल है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा, घट जाएगा जी, आयतन घट जाएगा। जैसे देखो मान लो कि पेट्रोल है और जल है, पानी है, तो पेट्रोल हो गया और पानी हो गया, तो दोनों को अगर हम यहां गिराएंगे तो पेट्रोल सब उड़ जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि पेट्रोल में अंतराणविक बल क्या है, कमजोर है। तो कमजोर है तो जल्दी वाष्प बनेगा, समझ रहे हो, और वाष्प जल्दी बनेगा तो उसका आयतन क्या होगा, ज्यादा होगा, आयतन ज्यादा हो जाएगा उसका, समझ लो बात ना। यही बात हम यहां बोल रहे हैं कि उसका आयतन जो है क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर? चलिए जल्दी से उदाहरण भी आप लोग लिख लीजिएगा कि ऐसे बिलियन का उदाहरण कौन कौन है। जैसे आप लिखेंगे HCl प्लस H2O अम्ल और जल, दूसरा नंबर HNO3 ये भी है, अम्ल है, अम्ल और जल, ठीक। और नंबर 3 है, यह भी अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है और प्लस जल, ठीक। तो ये उदाहरण है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। और देख लेना धनात्मक विचलन करने वाला में, धनात्मक में क्या होता है, ये कम हो जाएगा, मतलब कि ये लगने वाला जो अंतराणविक बल है वह विलायक से और विलेय से क्या होगा, कम होगा। तो वहाँ पर अंतराणविक बल क्या होता है, घट जाता है। किसमें, धनात्मक वाला में। तो जब अंतराणविक बल घट गया तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, और जब आयतन बढ़ जाएगा, इसलिए तो वहाँ पर बोले थे डेल्टा भी ग्रेटर देन 0 बोले थे। क्लियर? तो चलिए हम आज क्लास में यहीं पर ब्रेक लेंगे, मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू आज की क्लास में प्रेजेंट होने के लिए, थैंक यू।